नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 जनवरी 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 4 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्राज़ील के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के मॉडल के बारे में और इंडिया इस मॉडल से क्या कुछ सीख सकता है। उसके बाद ट्रैकिंग से संबंधित आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे और तीसरे नंबर पर हम रशिया में हुए चेंजेस के 2 आर्टिकल्स को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये छोटा आर्टिकल और ये बड़ा आर्टिकल, दोनों आर्टिकल रशिया के संविधान में हुए बदलावों से संबंधित हैं। दोनों को हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में ये जो आर्टिकल है बीच में, ये हमारे देश में डेटा सिस्टम से संबंधित है। अगर इस आर्टिकल को हम आज डिस्कस कर सके तो आज करेंगे, अदरवाइज इस आर्टिकल को हम कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। What are the challenges in path of achieving universal health coverage in India? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे देश में। दूसरे पार्ट में आपको कुछ मेजर्स बताने हैं ताकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव किया जा सके। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है हर एक पर्सन को हर एक जगह क्वालिटी हेल्थ केयर की एक्सेस हो, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, कोई भी पर्सन हो, सबको क्वालिटी हेल्थ केयर की एक्सेस हो हर एक जगह पर हर एक पर्सन को। ये सिंपल मतलब है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च करके हमने एक इम्पोर्टेंट कदम बढ़ाया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में। देखो, हमें इस मामले में ब्राज़ील से काफ़ी कुछ सीखने की आवश्यकता है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति इस साल 26 जनवरी को आयोजित होने वाले समारोह में हिस्सा लेने आ रही हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो मॉडल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस आर्टिकल में ब्राज़ील के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के मॉडल को डिस्कस किया गया है। 1988 के आसपास ब्राज़ील में मिलिट्री रूल ख़त्म हो गया था, तो उस समय ब्राज़ील की जो सरकार बनी थी उस सरकार ने डिसाइड किया कि ब्राज़ील में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ कवरेज होना चाहिए। तो यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम आया ब्राज़ील में और इसका प्रोविज़न ब्राज़ील के संविधान में भी किया गया। ना सिर्फ सबका इलाज होगा बल्कि मेडिसिन भी फ्री दी जाएंगी, इस प्रकार का प्रोविज़न ब्राज़ील में किया गया 1988 में। पिछले 30 सालों में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बदौलत वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। यानी एक पर्सन की जो एवरेज एज है 64 से बढ़कर 76 हो गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 1988 के आसपास 53 हुआ करती थी, अब घट के 14 हो गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल की एज अचीव करने से पहले ही। इसके अलावा देखो, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का फ़ायदा ब्राज़ील में ये भी हुआ है, पोलियो वैक्सीनेशन 98% पॉपुलेशन तक पहुंच गया है। 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार 95% लोग ऐसे हैं जो यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम की सहायता से ट्रीटमेंट प्राप्त करते हैं। यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम, ये देखो ब्राज़ील के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के मॉडल का नाम है। बार बार ये नाम आएगा, यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम यानी SUS, कंफ्यूज मत होइएगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करने के लिए जो सिस्टम प्लेस में रखा है ब्राज़ील की सरकार ने, उसी का नाम है यूनिफाइड हेल्थ सिस्टम। उसके बाद भी कुछ आंकड़े दिए जाते हैं कि कितने लोग हॉस्पिटलाइजेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये ब्राज़ील के आंकड़े हैं, हमारे लिए जरूरत नहीं है। आगे देखो, आर्टिकल में ये कहा जाता है यूके में भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का प्रोविज़न किया गया है, बट इसके लिए यूके की 8% ऑफ GDP खर्च हो जाती है। बट देखो, ब्राज़ील में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करने के लिए GDP खर्च होती है सिर्फ 3.8% ऑफ GDP। यूके में एक पर्सन को इस कवरेज में शामिल करने के लिए खर्च आता है $3,428, जबकि ब्राज़ील में $600 पर पर्सन खर्च करके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जा रहा है। वहाँ का एक इंस्टीट्यूट है जिसने स्टडी की, स्टडी में ये पाया गया कि 2060 आते आते कुछ एक्स्ट्रा एलोकेट करना पड़ेगा ब्राज़ील को इस मॉडल को जारी रखने के लिए, क्योंकि ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है वो अब बूढ़ी हो रही है, मतलब एवरेज एज पर पर्सन की इंक्रीज हो रही है। और जब कोई पर्सन बूढ़ा होता है
तो ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इंडिया की पॉपुलेशन तो देखो ऑलमोस्ट 130 करोड़ है, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अगर हम प्रोवाइड करें 130 करोड़ जनता को, तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ेगा। देखो, हम किसी दूसरे देश को अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते, बट हम पहले की हमारी जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस से आगे की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं और धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं, धीरे धीरे इंप्रूव हम कर सकते हैं। इंडिया को हर एक साल रिकॉर्ड भी करना होगा कितने अधिक लोगों को हम हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करने में कामयाब रहे और हेल्थ कवरेज के प्रोविजन करने से हेल्थ इंडिकेटर्स में किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आया। बट देखो, प्रॉब्लम ये है कि 2017-18 फिजिकल ईयर में हेल्थ पर हमने कितना खर्च किया? सिर्फ 1.3% ऑफ जीडीपी। सोच के देखिए, ब्राज़ील खर्च करता है 3.9% ऑफ जीडीपी, यूके खर्च करता है 7.9% ऑफ जीडीपी और हम खर्च करते हैं सिर्फ 1.3% ऑफ जीडीपी हेल्थ सेक्टर पर। कुछ और बातें जो हम ब्राज़ील के मॉडल से सीख सकते हैं, जैसे देखो, हमारे आयुष्मान भारत स्कीम में एक प्रोविज़न है 1.5 लाख के आसपास वेलनेस सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे पूरे भारत में और इन सेंटर्स पर जाकर बेसिक टेस्ट करवाए जा सकते हैं जनता के द्वारा। इसी प्रकार का एक प्रोग्राम है ब्राज़ील में फैमिली हेल्थ प्रोग्राम। फैमिली हेल्थ प्रोग्राम जो कि रिलाय करता है कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर नेटवर्क पर। ये देखो, बैकबोन है ब्राज़ील के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मॉडल का। कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर नेटवर्क में क्या होता है, एक हेल्थ केयर एजेंट उन फैमिलीज के पास जाता है हर एक महीने जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है। तो अब देखो, हेल्थ एजेंट जाएगा महीने में एक बार फैमिली के पास, तो वो सब कुछ जांचेगा, वो पूछेगा क्या आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है, तो फैमिली मेंबर्स बताएंगे हाँ ये ट्रीटमेंट चल रही है। वो मॉनिटर करेगा क्या दवाइयाँ ठीक से ली जा रही हैं या फिर नहीं ली जा रही हैं। उनसे पूछेगा क्या और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो हेल्थ संबंधित। तो एक प्रकार से बीमारी को बढ़ने से ही पहले डिटेक्ट कर लिया जाता है जब हेल्थ एजेंट महीने में एक बार फैमिली के संपर्क में आता है। इवन प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है इस इंटरेक्शन में। इसी फैमिली प्रोग्राम की बदौलत ब्राज़ील में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, देखो, इंडिया और ब्राज़ील दोनों ऐसे देश हैं जिनमें स्टेट्स में काफ़ी वेरिएशंस हैं। आप देख सकते हो, इंडिया में कुछ स्टेट्स बहुत बड़े हैं जैसे यूपी, तमिलनाडु, और कुछ स्टेट्स बहुत छोटे हैं जैसे सिक्किम, गोवा। तो एक ही अप्रोच सभी स्टेट्स को फिट नहीं करेगी। वन साइज फिट ऑल वाली जो अप्रोच है, इससे हम हमारे देश की हेल्थ संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस नहीं कर सकते। तो हमें हमारी जो पॉलिसी है वो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन प्लस ऑटोनॉमी का। मतलब कुछ चीज़ें सभी राज्यों में सेम हो सकती हैं, बट कुछ एरियाज़ में विभिन्न राज्यों को ऑटोनॉमी देने की आवश्यकता है ताकि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए एप्रोप्रिएट हेल्थ पॉलिसी को फॉलो कर सकें। तो ये हमने डिस्कस किया किस प्रकार से ब्राज़ील के मॉडल से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फॉरेस्ट में ट्रैकिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अगर देखो, फॉरेस्ट में कोई ट्रैकिंग के लिए जाता है बिना सर्टिफाइड गाइड के, तो ये एक प्रकार से डेथ ट्रैप में जाने के समान है, आंख बंद करके। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जिससे हमें ये पता लगता है ट्रैकर्स फॉरेस्ट में गए या तो वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार बन गए। कई सारे ट्रैकर्स वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में चट्टान से नीचे गिर गए। अभी हाल ही में एक घटना हुई, 40 साल की एक महिला जो अपने पति और फ्रेंड्स के साथ कोयम्बटूर में गई थी रिजर्व फॉरेस्ट में ट्रैकिंग के लिए, लेकिन एक हाथी ने उस महिला को कुचल दिया और उस महिला की डेथ हो गई। 2018 में कुछ यूथ तमिलनाडु की कुरुंगरी हिल्स में गए थे ट्रैकिंग के लिए, लेकिन वो फॉरेस्ट फायर की चपेट में आ गए और उस घटना में ऑलमोस्ट 23 यूथ की डेथ हो गई थी। इसके अलावा भी देखो, 2014 में तमिल फिल्म आर्ट डायरेक्टर कोयम्बटूर के वेलिंगरी हिल्स में गए थे ट्रैकिंग के लिए, लेकिन
उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। और काफ़ी बार ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं कि फॉरेस्ट पर्सनल ने या फिर लोकल लोगों ने कुछ ट्रैकर्स की जान बचाई जो भटक गए थे। ऐसा देखो इसलिए होता है क्योंकि बहुत बार ट्रैकर्स लापरवाही बरतते हैं। टेरेन काफ़ी ज़्यादा अनफेमिलियर यानी अपरिचित होता है और ट्रैकर्स को ये भी नहीं पता होता जहां हम जा रहे हैं वहां पर कौन से वाइल्ड एनिमल्स से हमारा सामना हो सकता है। देखो इस प्रॉब्लम को गंभीर बना रही हैं बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स एडवेंचरस एक्सपीरियंस देने का दावा करती हैं और इस प्रकार से ट्रैकिंग को फैसिलिटेट करती हैं, बट वो ये नहीं बताती कि उन्हें सरकार से अप्रूवल मिला हुआ है या फिर नहीं मिला हुआ है। कुरंगनी ट्रेजेडी जब हुई थी जिसमें 23 लोगों की डेथ हो गई थी फॉरेस्ट फायर के चपेट में आने के बाद, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया ट्रैकर्स के लिए कि आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेना जरूरी है अगर आप रिजर्व फॉरेस्ट में लीनियर रूट पर ट्रैक करना चाहते हो, और इसके लिए आपको कुछ फीस भी देनी होगी। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो अब खुद ही इको टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और वो सेफ डेजिनेटेड रूट्स पर ट्रैक्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो ट्रैकर्स ट्रैकिंग करना चाहते हैं वो ट्रैकिंग कर सकें, और उनके साथ में ऐसे लोगों को भी भेजा जाता है जिनको टेरेन का पता है ताकि ट्रैकिंग में सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, कुछ कपड़े होते हैं जिनको पहनना होता है, ट्रैकिंग के लिए जूते पहनने होते हैं, बट ट्रैकिंग करने वाले जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अब लास्ट में देखो कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। सबसे पहला सजेशन, ट्रैकिंग के जो रूल्स हैं इनको बड़े स्केल पे पब्लिसाइज किया जाए ताकि ट्रैकर्स में किसी प्रकार की इग्नोरेंस ना हो। दूसरा, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। देखो होता क्या है, वैसे तो रूल्स प्लेस में है कि कोई बिना परमिशन के फॉरेस्ट एरिया में एंटर नहीं कर सकता, बट इतना बड़ा होता है फॉरेस्ट एरिया, हर एक इंच को मॉनिटर कर पाना आसान नहीं होता, मैन पावर की कमी होती है। तो इसी संदर्भ में ये एडवाइस दी जाती है टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए। जैसे अतुल्य मिश्रा कमेटी ने ये सजेस्ट किया था कि अनमैन्ड हाई टेक्नोलॉजी एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए फॉरेस्ट को मॉनिटर करने के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके क्या कोई बिना परमिशन के फॉरेस्ट एरिया में एंटर कर गया है। और सबसे लास्ट में ये सजेशन दिया जाता है, देखो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो बड़े बड़े पैकेजेस ऑफर करती हैं, इनको भी मॉनिटर किया जाए कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, ताकि जो वेबसाइट्स फर्जी रूप से चल रही हैं उन वेबसाइट्स पर कार्रवाई की जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ट्रैकिंग से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल रशिया में हुए बड़े स्केल पर बदलावों से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। रशिया में देखो 3 डायरेक्शंस में बड़े चेंजेस अनाउंस किए गए। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, दूसरे नंबर पर रशिया के राष्ट्रपति ने अपने क्लोज एड्स और पॉलिसी मेकर्स में बड़ी रीशफलिंग की है, और सबसे लास्ट में काफ़ी सारे इकोनॉमिक और सोशल मेजर्स अनाउंस किए गए हैं रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा, जो रशिया की इकोनॉमी और सोसाइटी पर बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस रशिया में अनाउंस किए गए हैं। देखो अभी रशिया में एक सिक्योरिटी काउंसिल है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडी है, और इस काउंसिल में डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट को क्रिएट कर दिया गया है। रशिया के राष्ट्रपति चेयरमैन होते हैं इस काउंसिल के। पहले डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट नहीं हुआ करती थी, अब अनाउंस कर दी गई है। कौन होगा रशियन सिक्योरिटी काउंसिल का डिप्टी चेयरमैन? रशिया के पूर्व प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव। अभी तक देखो दिमित्री मेदवेदेव रशिया के प्रधानमंत्री थे, बट ऐसा लगता है कि उनको रिस्पेक्टफुल एग्जिट देने के लिए ये पोस्ट क्रिएट कर दी गई है। इसके अलावा रशिया की जो पार्लियामेंट है डूमा को पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं। अब देखो डूमा के पास पावर है रशिया के प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट को अप्रूव करने की। इसके अलावा प्रेसिडेंट के डेप्यूटीज और कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी अप्रूव करने की पावर्स रशिया की पार्लियामेंट डूमा के पास होगी। हालांकि देखो प्रेसिडेंट अपनी वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये जो चेंज है ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम है। अहम देखो इसलिए है क्योंकि रशिया में अभी तक पावर काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड थी।
रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की ये चौथी टर्म है। पहले वो 2008 तक रशिया के राष्ट्रपति थे, क्योंकि कोई पर्सन रशिया का राष्ट्रपति 2 ही बार बन सकता था, तो 2008 में उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी और 2008 में उन्होंने अपने विश्वास पात्र दिमित्री मेदवेदेव को रशिया का राष्ट्रपति बनाया और खुद प्रधानमंत्री बन गए। 4 साल तक वो रशिया के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने रशिया के संविधान में ये बदलाव करवाया कि टर्म जो है किसी पर्सन की 2 से अधिक हो सकती हैं, और कार्यकाल भी 6 साल का करवा दिया। बाद में 2012 में वो फिर से रशिया के राष्ट्रपति बन गए और अभी तक वो रशिया के राष्ट्रपति हैं। उनका अभी जो करंट कार्यकाल है 2024 तक चलेगा। तो एक प्रकार से वो देखो ग्रूम करना चाहते हैं अपने सक्सेसर को। उन्होंने रशिया के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव को बोला, आप अपनी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दीजिए, और रशिया के प्रधानमंत्री के पद के तौर पर उन्होंने एक नए पर्सन को चुना जिनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। ये रशिया के फेडरल टैक्स सर्विस के हेड थे और कहा जाता है ये भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास पात्र हैं पुतिन के, और पुतिन इनको ग्रूम कर रहे हैं अपने सक्सेसर के तौर पर। तो ये दूसरा बदलाव है। तीसरे डायरेक्शन में क्या बदलाव हुआ है? तीसरे डायरेक्शन में देखो बदलाव ये हुआ है, काफ़ी सारे इकोनॉमिक और सोशल मेजर्स लिए गए हैं रशिया के राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे अभी देखो बर्थ रेट रशिया की काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इंसेंटिव अनाउंस किए गए हैं। पहले बच्चे के जन्म पर और दूसरे बच्चे के जन्म पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स और पेमेंट्स दिए जाएंगे रशिया की सरकार के द्वारा। इसके अलावा सभी जो लो इनकम फैमिलीज हैं जिनमें 7 साल से कम का बच्चा है, उनको भी मंथली कैश प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा। और रशिया के स्कूल्स में 4th क्लास तक सभी बच्चों को फ्री लंच प्रोवाइड किया जाएगा। रशिया की सरकार ने यह भी अनाउंस किया कि हम बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, ताकि इनकम गैप्स को रिड्यूस किया जा सके, हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके और सोशल टेंशन्स को कम किया जा सके। हर एक साल 450 बिलियन रूबल्स मतलब 7.5 बिलियन डॉलर्स खर्च किए जाएंगे रशिया की सरकार के द्वारा। एक तरफ देखो विभिन्न देश सोशल वेलफेयर के लिए अपना खर्च कम कर रहे हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स विभिन्न देशों ने अपनाया है। दूसरी तरफ रशिया जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखना ये होगा कि इन मेजर्स का रशिया की इकोनॉमी को क्या फ़ायदा हो पाता है। बट देखो बात ये है, ये मेजर्स अभी रशिया की जनता के लिए ज़रूरी थे, क्योंकि अभी फ़िलहाल यूएसए और काफ़ी सारे देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। उन सैंक्शंस से बचना आसान नहीं है। इसके अलावा वेस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में और दूसरी जगहों पर रशिया अपने कोर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और देखो वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को मिलिट्री थ्रेट मानते हैं, और इसको देखते हुए रशिया को काफ़ी अपनी मिलिट्री पर भी खर्च करना पड़ता है ताकि वेस्टर्न कंट्रीज से थ्रेट को काउंटर किया जा सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बड़े स्केल पर बदलाव अनाउंस किए गए रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा। और चूंकि देखो पुतिन की काफ़ी सपोर्ट है रशिया में, इस वजह से वो ये सारे चेंजेस आसानी से ला पाए। खास करके रूरल एरियाज में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो पुतिन पर आरोप ये लगते हैं उन्होंने पावर को बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज किया, अपने हिसाब से संविधान को बदलवाया, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी रशिया के राष्ट्रपति की जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके कुछ रीजंस इस प्रकार से हैं। एक तो देखो उन्होंने रशिया में स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। दूसरा, रशिया की खोई ग्लोरी को उन्होंने थोड़ा बहुत हासिल किया। देखो अब सीरिया में रशिया का रोल किस प्रकार से ज़्यादा है। इवन यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं रशिया के राष्ट्रपति की। तो एक वर्ल्ड लीडर के रूप में पुतिन ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, और इससे रशिया के लोगों को ये लगा यूएसएसआर के समय हमारी जो ग्लोरी हुआ करती थी उस ग्लोरी को वापस हासिल करने की दिशा में पुतिन काम कर रहे हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया रशिया में हुए बदलावों के बारे में, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।